पूरा घर शोर शराबे से गूंज रहा था। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। चेहरे पर खुशियों की चमक थी। शादी वाला घर था। भले ही शादी होने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, मगर परिवार के सभी लोग मिलनसार थे, एक दूसरे से प्यार करने वाले। ऐसे में शादी ब्याह जैसी खुशियों में सब कुछ पहले ही इकट्ठे हो जाते थे, जिससे उत्साह और दोगुना हो जाता था और खुशियों का मजा पहले से भी बढ़कर महसूस होने लगता। इस समय समरा अपने कमरे में बैठी चेहरे पर उपटन लगा रही थी। आंखों में एक खास चमक थी, लबों पर हल्की मुस्कान। चेहरे पर आने वाली जिंदगी को लेकर रंग बिखरे हुए थे। दिल बजदान की याद में धड़क रहा था। वो एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी बजदान से होने वाली थी। अपने बाजुओं पर उपटन मलते हुए उसके कानों में बजदान की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी थी। उसने समरा से बस एक ही बार बात की थी और बस एक ही फरमाइश की थी कि वो अपनी पूरी बाहों पर मेहंदी लगाए, क्योंकि बजदान को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद थी। और वो इतनी सी बात सुनकर ही बुरी तरह झेंप गई थी। उसके चेहरे पर फैले शर्म के रंग देखकर उसकी कजिन्स उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, सिर्फ आवाज़ सुनकर तुम्हारा ये हाल है, जब वो तुम्हारे पास होंगे तब तो तुम बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाओगी। जबकि दूसरी कजिन हंसते हुए बोली, अरे पास होना तो दूर की बात, जब वो इसे अपनी बाहों में भरेंगे तो समरा का क्या हाल होगा, सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ये इतनी छुई मुई लड़की है, कहीं बजदान के छूने पर रोने ही न लगे। उनकी बातों पर वो शर्माकर अपना चेहरा घुमा गई। बजदान को महसूस करके अभी से उसके दिल की हालत ख़राब थी। उसकी सहेलियां, उसकी कजिन सही कह रही थीं। उस रिश्ते को लेकर कुछ डरी सहमी भी थी कि जब उसका सामना बजदान से होगा तो वो कैसे उसका सामना कर पाएगी। समरा और बजदान की मंगनी 6 महीने पहले हुई थी। बजदान की बहुत इच्छा थी कि वो समरा से मुलाकात करे। मंगनी की अंगूठी भी बजदान के घरवाले आकर समरा को पहनाकर चले गए थे और कितनी ही बार बजदान ने फ़ोन करके समरा की माँ से इजाज़त मांगी थी, लेकिन बजदान के कहने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जमीला बेगम कहती कि उनके परिवार की परंपराएं बहुत सख्त हैं और पर्दे की सख्ती से पाबंदी की जाती है। शादी से पहले लड़के लड़की का मिलना जुलना या बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। बजदान ये सब देखकर और सुनकर दिल महसूस कर रह जाता। मचलते अरमानों पर ओस पड़ जाती। बजदान ने अब तक समरा का चेहरा तक नहीं देखा था। जब उसने अपनी माँ से समरा से मिलने की इच्छा जताई तो वो परेशान हुई थी। कैसी बातें कर रहे हो बजदान, तुम उनके माहौल को अच्छी तरह जानते हो। समरा के पापा बहुत सख्त हैं, उसूल पसंद आदमी हैं और इन सब बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर तुम्हें क्या मेरी पसंद पर भरोसा नहीं? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही नेक, शरीफ और खूबसूरत लड़की चुनी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। शादी के बाद तो वो यहीं आकर इसी घर में रहेगी, सारी जिंदगी तुम्हें इसी घर में तो देखना है उसे, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्यों? माँ की बात पर बजदान झंझला गया था। वो कैसे अपनी माँ को समझाता कि मैं लाख अपने दिल को समझा चुका हूँ, लेकिन दिल मेरी सुनने को तैयार नहीं, बस उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन है। वो ये सब बातें अपनी माँ से कह न सका और आखिर में मायूस होकर बस इतना बोला, अच्छा सब मान लिया, मगर कम से कम उसकी तस्वीर तो दिखा सकती है ना, इसमें क्या हर्ज है? मगर उसकी बात पर जमीला बेगम जोर से हंस पड़ी और उसका कान पकड़ते हुए हल्के से मरोड़ दिया। हरगिज भी नहीं, तुम्हें उसकी तस्वीर भी नहीं मिलेगी। भाई इसी चीज़ में तो असली मज़ा है, सारी कशिश इसी सस्पेंस में है। तुम्हारे दिल में यही बेचैनी रहेगी कि वो कैसी है, कौन होगी, और जब तुम पहली बार उसे देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल चांद जैसी लड़की पसंद की है उन्होंने। प्यार से बजदान की ठुड्डी को छुआ तो वो एक गहरी सोच लेकर रह गया और फिर अपनी जिद से पीछे हट गया। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसे कोई अप्सरा या फिल्मी हीरोइन नहीं चाहिए थी, बल्कि एक सीधी सादी शरीफ लड़की चाहिए थी जिसके साथ वो अपना घर बसा सके। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो अपनी अदाओं से मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं और बातों से उन्हें अपने काबू में कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां तो उसकी ज़िंदगी में अब तक न जाने कितनी आ चुकी थीं। न जाने कितनी लड़कियों ने बजदान की पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन बजदान ने तो अपने सारे जज्बात अपनी होने वाली बीबी के लिए संभाल कर रखे थे। उसने उन लड़कियों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया था और सब मायूस होकर पीछे हटती चली गई थीं। ऐसी लड़कियों से तो वो कोसों दूर भागता था और इसी वजह से 6 महीने के
अंदर ही अंदर उनकी शादी की तारीख तय कर दी गई। समरा के घर में जब रूमी आई तो सबको अपनी अपनी तैयारियों में बिजी देखकर वो शबाना बेगम के पास गई। आंटी, समरा कहाँ है? मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना है। एक दोस्त से मिलना है और फिर उसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाना है। शबाना बेगम ने रूमी को सिर से पांव तक देखा। ये लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो आधुनिक जमाने के रंग ढंग में ढली हुई थी। स्टाइलिश कपड़े पहनती, कटे हुए बाल गर्दन पर झूलते रहते, मेकअप से नए नक्श और भी उभर कर आते, जिससे उसका चेहरा हर वक्त दमकता रहता। मगर शबाना बेगम को रूमी का ये अंदाज पसंद नहीं था। वो चाहती थी समरा उससे कम ही मिले, मगर क्या करती, रूमी उनकी इकलौती ननद की बेटी थी और उसका घर भी पास ही था। समरा और रूमी की दोस्ती आज की नहीं, बचपन से थी। ऐसे में वे चाह कर भी समरा को उससे दूर नहीं कर सकती थीं, क्योंकि इससे उनकी ननद और उनके शौहर दोनों नाराज हो जाते। अब भी जब रूमी ने समरा को साथ ले जाने की बात की तो वे अपनी नापसंदीदगी छुपा न पाईं। बेटा, समरा की तो शादी होने वाली है, अब हम उसे बाहर नहीं भेजते। तुम्हारे मामू को भी ये बात पसंद नहीं आएगी और मैं भी मानती हूँ कि शादी के करीब लड़की को घर में ही रहना चाहिए, उसे पर्दे में रहना चाहिए। शबाना बेगम की बात सुनकर रूमी जोर से हंस पड़ी। आंटी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? रूमी ने हंसते हुए कहा। वैसे भी आजकल लड़कियां शादी के दिन भी पार्लर से तैयार होकर आती हैं और कितने दिनों तक पार्लर के चक्कर लगाती रहती हैं। समरा को भी मैं अपने साथ पार्लर लेकर जा रही हूँ। उसकी स्किन भी काफ़ी रफ हो रही है और बालों का भी नया स्टाइल बनवाना है। शबाना बेगम रूमी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गईं। अरे नहीं, समरा के बाल बहुत खूबसूरत हैं और मैंने बहुत मेहनत की है उसके बालों पर, मैं उन्हें नहीं कटवाने दूंगी। रूमी को हमेशा से अपनी मामी की पुराने ख्यालात वाली बातें पसंद नहीं आती थीं, मगर इस बार उसका अपना फ़ायदा था, इसीलिए उनकी बातों को सहन करती रही। उसे पता था जो काम वो करने जा रही थी वो समरा के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसे इसमें काफ़ी देर लग सकती थी और अगर समरा उसके साथ होती तो उसकी माँ भी निश्चिंत रहती। हालांकि उसकी माँ लाख मॉडर्न बनने की कोशिश करती, मगर बेटी के मामले में वे बिल्कुल पारंपरिक माँओं जैसी थीं। ये तो रूमी थी जो अपनी जिद और गुस्से की वजह से हमेशा अपने आप को बोल्ड बनाकर रखती थी, अपनी मर्जी के रंग ढंग में ढलकर रहती थी। वैसे भी शाम होने को थी। समीर ने उसे अभी मिलने के लिए बुलाया था और न जाने वो उससे कितनी देर तक बातें करती, फिर लौटते हुए भी कितना समय लग जाता और तब उसे अपनी माँ के बोरिंग सवालों के जवाब देने पड़ते। समरा साथ होती तो एक बहाना तो था कि वो समरा को लेकर ब्यूटी पार्लर आई थी, जहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाता है, लेकिन समरा को मनाना भी एक अलग चुनौती थी। शबाना बेगम को जैसे तैसे कन्विंस करती वो समरा के रूम में आई थी और जब समरा को अपने साथ चलने के लिए कहा तो समरा एकदम बिदक गई थी। अरे पागल तो नहीं हो गई हो, ये कोई टाइम है बाहर जाने का? शाम होने वाली है, अब्बू गुस्सा करेंगे, समरा ने घबराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, मामू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बात कर लूँगी। मैं तुम्हें अपने साथ पार्लर लेकर जा रही हूँ, उसके बाद हम अपनी दोस्त के पास जाएंगे। बस थोड़ी देर की तो बात है, लौट आएंगे। समरा गहरी सांस लेकर रह गई। वो जानती थी रूमी को चुप कराना नामुमकिन है और उसे अपनी बात मनवाना तो और भी मुश्किल। उसने जैसे ही अपना बुर्का उठाया, रूमी झुंझलाकर बोली, पता नहीं तुम क्यों इस जमाने में रहकर भी 16वीं सदी की औरतों जैसी हरकतें करती हो। रूमी को हमेशा से ही समरा का पर्दे में रहना बुरा लगता था। अब भी वो उसे टोकने ही वाली थी, मगर फिर अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी। पहली बार वो समीर से मिलने जा रही थी और क्या ही अच्छा होता अगर वो समीर को थोड़ा तंग करती, उसे उलझा देती। उसके खुराफाती दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान चलने लगे थे। कुछ सोचकर वो खुशी से खिल उठी, मगर फिर अचानक एकदम चुप हो गई। रूमी की हरकतें हमेशा ही समरा को चौंका देती थीं। उसकी आदत थी कभी तोला तो कभी माशा। अभी तक वो समरा के बुर्के पर गुस्सा कर रही थी और अब अचानक कहने लगी कि तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, यही पहनकर चलो, अजीब लड़की हो तुम। समरा बड़बड़ाती हुई उसके साथ चल पड़ी। शबाना बेगम की आंखें दूर तक उनका पीछा करती रहीं। लाख चाहने के बावजूद वे अपनी जबान बेटी को रोक नहीं पाईं। न जाने क्यों उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें समरा को रोक लेना चाहिए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, किसी अनहोनी की आशंका से। रूमी उसे सीधे एक रेस्टोरेंट में लेकर आई और ये सब देखकर समरा हैरान हुई थी। रूमी, ये कहाँ लेकर आई हो? हमें तो पार्लर जाना था और तुम्हारी दोस्त से भी मिलना था, लेकिन तुम रेस्टोरेंट में आ गई हो। अरे पागल,
यहीं पर तो मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। पहले दोस्त से मिल लेते हैं, उसके बाद ब्यूटी पार्लर भी चले जाएंगे। ये सब सुनकर समरा खामोशी से आगे बढ़ गई और एक टेबल पर बैठ गई। उसका दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन वो खामोशी से रूमी की दोस्त के आने का इंतजार करने लगी ताकि वो उससे जल्दी से मिलकर ब्यूटी पार्लर जा सकें। रूमी ने अपने बालों में कंघी की और मेकअप ठीक करने लगी। आसपास बैठे लोग उन्हें घूर रहे थे। समरा को अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भले ही वो नकाम में थी, लेकिन फिर भी लोगों की घूरती हुई नजरें उसे असहज महसूस करा रही थीं। रूमी, ये क्या कर रही हो? आराम से बैठो और अपनी दोस्त से पूछो वो कितनी देर में आ रही है। अगर उसे ज़्यादा समय लगने वाला है तो हम चलते हैं, तुम फिर कभी मिल लेना। समरा का दिल घबराने लगा था, मगर रूमी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किए मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। न जाने वो किससे बातें कर रही थी। बात करते करते अचानक रूमी ने आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। लो, ये आइसक्रीम खाओ, तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। समरा गहरी सांस लेकर रह गई और हमेशा की तरह नकाब के नीचे से ही आइसक्रीम खाने लगी। तभी रूमी ने एक झटके से उसका नकाब खींच दिया। ये क्या बदतमीजी है रूमी? समरा गुस्से से बोली तो रूमी हंस पड़ी। तुम ऐसे जाहिलों की तरह आइसक्रीम खाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? रूमी ने नकाब के पीछे से आइसक्रीम खाते हुए समरा को ताना मारा। और वैसे भी यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें नज़र लगा दे। बस चुपचाप आइसक्रीम खा लो, 2 मिनट की ही तो बात है। फिर जितना चाहो चांद से चेहरे को छुपा लेना, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें पर्दा करने से। रूमी की आवाज़ में हिकारत थी, मानो उसके लिए चेहरा छुपाना, नकाब करना कोई तुच्छ और बेकार बात हो। समरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रह गई। समीर और बज़दान पहले ही रूमी द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे, लेकिन अब तक समीर ने रूमी को अपना हुलिया नहीं बताया था। वो पहले उसे देखना चाहता था, परखना चाहता था, और आज उसके साथ बज़दान भी था। यार, मुझे भी मिलवाओ अपनी महबूबा से, बज़दान ने उसे छेड़ा। मैं देखना चाहता हूँ कैसी है। हर वक्त तुम उसी की बातें करते रहते हो, उसी से चैट करते रहते हो। मुझे भी देखना है कि कौन है ये लड़की जिसके लिए तुम इतने पागल हुए फिरते हो। बज़दान की बात सुनकर समीर झेंप गया। ठीक है, चलो मिलवाता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, क्योंकि मैं खुद पहली बार उससे मिल रहा हूँ। जानता हूँ यार, तुम चलो तो सही। ये भी बज़दान की ही सलाह थी कि समीर पहले उसे देख ले, परख ले, और फिर अगर वो पसंद आए तो अपने बारे में बताए। अगर पसंद ना आए तो वैसे ही उसे ब्लॉक कर देना, जैसे बाकी लड़कियों के साथ करता रहा है। बज़दान ने हंसते हुए कहा। समीर उसकी बात सुनकर जोर से हंसा। बिल्कुल सही कहा यार, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले लड़कियों के मामले में। जबकि उसकी बात सुनकर बज़दान हंस पड़ा था। जब समीर ने रूमी के बताए हुलिये वाली लड़की को देखा तो समीर ही नहीं, बज़दान भी हैरान रह गया था। वो लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। चांद जैसा दमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, और उन काली आंखों पर गिरती उठती लंबी काली पलकों की झालर, बेदाग गोरी रंगत, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। समीर तो समीर, बज़दान भी कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया था। लेकिन समीर को शक हुआ, जो लड़की वो देख रहे थे वो सच में रूमी थी या कोई और, क्योंकि वो लड़की बुर्के में थी और बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर लग रहा था वो किसी शरीफ घराने की है। उसके हुलिये से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी लड़के से मिलने आई है। शायद ये वो लड़की ना हो। समीर को संदेह हुआ। बज़दान ने उसकी मुश्किल हल करते हुए कहा, अगर तुम्हें शक है तो फ़ोन कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। ये कहकर समीर ने जैसे ही कॉल मिलाई तो उसी लड़की ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अब कोई शक नहीं रह गया था। समीर ने बज़दान की तरफ देखा और आंखों में जीत की चमक लिए बोला, देखा, मेरा अंदाज़ा कितना सही निकला। कितनी हसीन लड़की फंसाई है मैंने। बज़दान अब भी थोड़ा झिझक रहा था। हाँ हाँ, पर देखने में तो बहुत शरीफ लग रही है, ऐसी वैसी नहीं लगती। ऐसी वैसी से मतलब? समीर नाराज हुआ था। मोहब्बत करता हूँ और ये कोई गुनाह तो नहीं? उसकी बात पर बज़दान ने अपने चेहरे के हाव भाव ठीक किए थे। नहीं यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तू गलत समझ रहा है। लेकिन बज़दान अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके साथ जो दूसरी लड़की बैठी थी वो भी देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। स्टाइलिश, फैशनेबल छोटे कटे हुए बाल, जिन्हें बार बार वो झटका दे रही थी और इधर उधर कुछ खोजती नज़रों से देख रही थी। बज़दान ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच कर ले आया। लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरी मानो तो टाइम पास करने के बजाय इससे शादी कर लो। समीर भी अब गंभीर हो गया था। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे सच में ये बहुत पसंद आई है। जल्दी ही घर वालों से बात करूँगा।
बज़दान के जहन में अब भी उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। क्षम से उसके दिमाग में समरा का ख्याल आया था। वो भी तो ऐसी ही लड़की चाहता था, शर्मो हया वाली, अनछुई और पाकीज़गी से भरी हुई। जैसी पाकीज़गी उस लड़की के चेहरे पर थी, जैसी मासूमियत उस लड़की के चेहरे पर थी, वही मासूमियत, वही पाकीज़गी बज़दान अपनी होने वाली बीबी समरा में चाहता था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश समरा भी ऐसी ही हो। जैसा जमीला बेगम ने समरा के हुलिये के बारे में बताया था, वो लड़की बिल्कुल वैसी ही थी। बज़दान की दिली तमन्ना थी वो भी उतनी ही हसीन हो। आखिरकार वो दिन ही आ गया जब बज़दान की शादी थी। वो बहुत खुश था। उसने हमेशा अपने जज्बातों को संभाल कर रखा था, कभी किसी पर नज़र तक नहीं डाली थी। किसी लड़की से कोई रिश्ता तो दूर, दोस्ती भी नहीं की थी। वो चाहता था उसकी होने वाली बीवी भी नेक, शरीफ और पाक दामन हो, और इसीलिए उसने हमेशा खुद को भी पाक दामन रखा था। निकाह के बाद भी उसे अपनी दुल्हन का चेहरा देखने को नहीं मिला, क्योंकि दुल्हन के चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट पड़ा हुआ था। जब उसने माँ से इस बारे में शिकायत की तो उसकी माँ उसे एक तरफ ले गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन लोगों के घर का माहौल बाकी लोगों से बहुत अलग है, वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। माँ ने बज़दान को समझाने की कोशिश की। वो तो तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे साथ बैठाकर फ़ोटो सेशन भी नहीं करवाने वाले। उनका कहना है जो भी करना है घर ले जाकर करना। और मुझे लगता है ये बच्ची भी बहुत शर्मीली है, शायद इसे भी तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। मम्मी, आपने मुझे किस परिवार में फंसा दिया? बज़दान झुंझलाया। निकाह भी हो गया और मैं अब तक अपनी बीबी को देख नहीं पाया, ऐसा कहीं सुना है आपने? उसके दिमाग में तरह तरह के शक उठने लगे। वो सोचने लगा, जरूर कोई ना कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। वो मर्द था, बाहर की दुनिया को अच्छे से जानता था। आजकल का माहौल कितना बदल गया है ये उससे बेहतर कौन जानता। अब तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही बेलगाम हो गई हैं। माँ बाप उनकी करतूतों पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। ये सब सोचकर उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने अपनी माँ पर भी हैरानी हो रही थी। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी कैसी पुरानी सोच की बातें कर रही हैं। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी, और हुआ भी वही जैसा उसकी माँ ने कहा था। न कोई रस्में, न कोई धूमधाम, बस सादगी से उसे विदा कर दिया गया। घर आकर भी वो अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख पाया। उसके परिवार और मोहल्ले की औरतों ने आते ही उसे घेर लिया था। बज़दान बेचैन हो गया। उफ, आखिर कब तक मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी, और सब उसकी हालत देख देख कर उसकी हालत का मजा ले रहे थे। अब तो ये बात सबको पता चल गई थी कि वो अब तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। बस इसी वजह से सब उसे जानबूझकर उसकी बीवी से मिलने नहीं दे रहे थे। वो गुस्से में उठकर बाहर चला आया, लेकिन दिल में सोच लिया, कोई बात नहीं, रात को देख लूँगा। और ये ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक शरारती सी मुस्कान आई थी, और फिर वो पल आ गया जिसका बज़दान को बेसब्री से इंतजार था। सबको नेक देने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नज़रें उसकी दुल्हन पर जा टिकीं। गुलाबों से सजे बिस्तर पर बैठी, घूंघट में लिपटी हुई, वो उसकी अपनी दुल्हन थी। बज़दान के होंठों पर दिलकश मुस्कान आ गई। आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचकर दिल की धड़कनों ने शोर मचाया। धीमे कदमों से वो अलमारी के पास आया और वहाँ से मुंह दिखाई का तोहफा निकाला। कितनी मुश्किल से ये तोहफा पसंद किया था उसने, हर चीज़ परख कर, पर दिल को कुछ जचता ही नहीं था। माँ ने कहा था कि बज़दान, तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो उसके लिए कुछ ख़ास लाना चाहता था। और अब वो मुंह दिखाई का तोहफा हाथ में लिए खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा था। वो भी बहुत नर्वस था, समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। फिर हिम्मत करके धीरे से वो उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा, लेकिन वो बुरी तरह चौंका था। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वो तो बुरी तरह कांप रही थी। समरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी पर बज़दान हल्का सा मुस्कुराया। वो उसकी हालत को समझ सकता था। ये समय होता ही ऐसा है कि अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से समरा के चेहरे से घूंघट हटाया, और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, बज़दान सांस लेना ही भूल गया। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा हसीन थी। गहनों और भारी लिबास में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी सहेलियां भी कह रही थीं, आज तो तुम आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही हो। रूमी ने भी हंसकर कहा था, दूल्हे साहब तो देखते ही बेहोश हो जाएंगे। आईने में भी उसने खुद को देखा था,
और आज तो आईना भी उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहा था। और अब वो अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन थी। लेकिन काफ़ी देर हो गई तो उसने धीरे से नजरें उठाकर देखा। बज़दान अब भी उसे ही देख रहा था। इतना गौर से देख रहे हैं पर कुछ कह क्यों नहीं रहे। उसने सोचते हुए नजरें झुका लीं, पर बज़दान की आंखों में मोहब्बत नहीं थी, वहाँ कुछ और था। गुस्सा, हिकारत, नफरत। जिस हाथ को उसने प्यार से थामा था उसी हाथ को अब झटके से झटक दिया और फिर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वो कमरे से बाहर चला गया। समरा बज़दान के अजीब और बेरुखे बर्ताव पर हैरान हो रही थी। कितनी ही देर तक वो सन्न होते दिमाग के साथ बैठी रही। आखिर इन्हें क्या हुआ? इनकी तबीयत तो ठीक है। काफ़ी देर तक वो इंतजार करती रही पर बज़दान दोबारा कमरे में नहीं आया। अब तो उसे सच में फिक्र होने लगी। शादी की पहली रात अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर वो कहाँ चला गया था। उसने कितने ही सपने देखे थे इस रात के लिए, कितनी ख्वाहिशें दिल में सजाई थीं, मगर अब तो सब कुछ बिखर चुका था। उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। दिल दर्द से भर उठा था। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? आखिर बज़दान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे यूँ छोड़कर यूँ ठुकरा कर कैसे जा सकता है? क्या मैं उसे पसंद नहीं आई? क्या वो किसी और को पसंद करता था? न जाने कितने ही ख्याल उसके दिमाग में चलने लगे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए जो तकियों को भिगोते चले गए और सोचते सोचते न जाने कब गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा बज़दान अब कमरे में ही मौजूद था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा था, सिगरेट पर सिगरेट जलाया जा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे सारी रात जागा हो, मगर उसकी नज़रें वो टकटकी लगाए बस समरा को ही देख रहा था। समरा को अजीब सा महसूस हुआ। जब उसकी नज़र खुद पर गई तो झेंप गई। उसका दुपट्टा एक तरफ को गिरा हुआ था और वो खुद भी लापरवाही से बेड पर लेटी हुई थी। वो झट से उठी और दुपट्टा सही से ओढ़ लिया, लेकिन ये सब देखकर बज़दान के चेहरे पर एक तीखी तंज भरी मुस्कान फैल गई। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे बहुत शरीफ और मासूम लड़की हो। उसकी आवाज़ में हिकारत थी, जहर घुला हुआ था, नफरत भरी हुई थी और इस नफरत की आग में समरा झुलस रही थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। शराफत का नाटक करके लड़कों को फंसाती हो और फिर शादी किसी और से करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर देती हो। बज़दान के मुंह से ये सब सुनकर समरा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने बज़दान से ये सब सुनने की तो उम्मीद नहीं की थी। वो तो कुछ और ही सुनना चाहती थी कि शायद बज़दान रात वाले रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगेगा, अभी उठकर उसके पास बैठ जाएगा, उससे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहेगा कि हमारी एक रात निकल गई तो क्या हुआ, ऐसी ही अनगिनत रातें हमारी ज़िंदगी में आने वाली हैं। उसने एक और जहर भरा तीर चलाया था। एक वक्त में तुम्हारे जैसे कितने कितने आशिक होते हैं, पता है मुझे। बज़दान की जुबान से जैसे अंगारे बरस रहे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? समरा के लहजे में गहरी नाराज़गी झलकने लगी। और कैसी बातें करूं मैं तुम जैसी लड़की से? बज़दान तड़प उठा। क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी और तुम क्या निकली? मेरी माँ तो तुम्हारी इतनी तारीफ करती थी, बहुत पाक साफ है, बहुत पर्देदार है, माँ बाप ने बेहतरीन परवरिश की है। उसकी आवाज़ नफरत से कांप रही थी। पर मैं अब जान चुका हूँ कि तुम असल में क्या हो। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। समरा को लगा जैसे वो आदमी पागल हो गया है। उसकी बर्दाश्त अब जवाब देने लगी। आपका दिमाग तो ठीक है? समरा भी तैश में आ गई थी। आप अपनी बीवी के साथ पहली ही रात ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकते हैं? बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप मुझ पर इतने बड़े इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? अब वो भी 2 कदम आगे बढ़कर आमने सामने आ गई थी। पर बज़दान, उसने एक गहरी सांस ली जैसे खुद को काबू में कर रहा हो। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। फिर उसने आंखें समरा के चेहरे पर गड़ा दी। बल्कि सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहता। समरा का दिल जोरों से धड़क उठा। मेरा बस चले तो अभी कभी तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ? उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश अच्छी की है। मैं सबके सामने तमाशा बनाना नहीं चाहता। फिर उसने एक ठंडी नज़र समरा पर डाली। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रखने वाला हूँ। जब कुछ वक्त बीत जाएगा, जब ये हंगामे ठंडे पड़ जाएंगे, तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। उसका लहजा कड़ा था और फैसला अटल। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में रखकर उम्र भर जलते अंगारों पर नहीं चल सकता।
ये कहकर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और समरा बस वहीं खड़ी रह गई और जोर जोर से रोने लगी। उस शख्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा मान, मेरा गर्व, मेरा आत्मसम्मान सब कुछ छीन लिया। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? उसका दिल दर्द से फटने लगा। आज तक किसी गैर महरम ने मुझे देखा तक नहीं, किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। अपनी पूरी जिंदगी संभल संभल कर गुजारी ताकि जब शादी हो तो मेरा हर जज्बा, मेरी हर मोहब्बत सिर्फ मेरे शौहर के लिए हो। लेकिन जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, उसी ने उसे क्या दिया? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। मगर नहीं, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि बज़दान मुझसे बदगुमान हो गया है। मुझे बज़दान की गलतफहमी दूर करनी होगी। आखिर उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? क्या किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है? ये सोचकर अब उसे नया डर सताने लगा। अगर चंद दिनों बाद ही बज़दान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मायके लौट गई तो अम्मी अब्बू के दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बज़दान के दिल में अपनी मोहब्बत जगानी होगी। मुझे उसके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना, बल्कि नरमी से पेश आना होगा। ये सोचकर वो उठकर खड़ी हुई। आईने में खुद को देखा। रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा उतरा हुआ था। नई नवेली दुल्हन जैसी कोई चमक नहीं थी। उसने हल्का फुल्का मेकअप किया। अब जब उसने आईने में खुद को देखा तो सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूमियत भरी सूरत पर हल्की सी तैयारी भी एक अलग सा नूर बिखेर देती थी। वो खुद को देखकर थोड़ा तसल्ली महसूस करने लगी और फिर कमरे से बाहर निकल आई। जमीला बेगम ने उसे देखते ही बलाएं ले ली। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। क्या वाकई मेरी जोड़ी सलामत रहेगी? उसने खुद से सवाल किया, पर जवाब में बस एक उदास मुस्कान आई। वलीमे की दावत में बज़दान सबके सामने हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो बाहर से खुश दिख रहा था, मगर समरा जानती थी उसके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। जैसे ही मेहमान चले गए और वो अकेले हुए, फिर से बज़दान का वही बेरहम चेहरा सामने आ गया। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहेंगे वही होगा। समरा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बस एक बार मुझे ये तो बताइए, आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है? आपको कैसे यकीन हो गया कि मैं आपके काबिल नहीं? बज़दान ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जो सच्चाई है वो कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और इस सच्चाई को मैं झुठला नहीं सकता। मैं सिर्फ कुछ दिनों तक तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। उसका हर लफ्ज़ समरा के दिल में नस्तर की तरह चुभा। अम्मी की वजह से खुद को रोके रखा हूँ, वरना अब तक तुम्हें इस घर से निकाल चुका होता। फिर उसकी आंखों में नफरत का अंधेरा घिराया। अगर अम्मी को पता चला कि जिस लड़की को वो पाक साफ समझती हैं, उसकी शादी से पहले भी कई लोगों से मोहब्बत थी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? समरा की आंखें अब इस बात से फैल गईं। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मेरी पाकीज़गी पर शक कर रहे हैं। या अल्लाह, अब उसकी ज़िंदगी कांटों पर चलने लगी। वो उससे मोहब्बत से देखना तो दूर, उसकी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सबके सामने वो नॉर्मल रहता, पर जब भी अकेला होता तो या तो वो उसे अजनबी बना देता या फिर तानों के तीर चलाता। समरा अब टूटने लगी थी। वो उस दिन नमाज पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ। अगर ये तेरी आजमाइश है तो बहुत सख्त है। मैं इस आजमाइश में पूरी उतरने के काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कभी अपने शौहर को धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं, और शादी से पहले तो मैंने किसी गुनाह के करीब कदम भी नहीं रखा। फिर भी मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं। उन्हें क्यों लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ? उसका रोना अभी रुका भी नहीं था कि बज़दान ने उसे नमाज पढ़ते देख लिया। ये नेक बनने का ढोंग मेरे सामने मत रचाया करो। उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। तुम्हारे अंदर की गंदगी मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बस, समरा गुस्से से चीखी। अब समरा की भी हद हो गई थी। क्या देखा है आपने? क्या किया है मैंने? बताइए मुझे। उसके चीखने पर बज़दान को गुस्सा आया था। मत भूलो, बज़दान गरज उठा। क्या साबित करना चाहती हो कि तुम सच्ची हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर वो आग उगलने लगा। मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा था जब तुम मेरे दोस्त से मिलने उस रेस्टोरेंट आई थी। मुझे उसने बताया कि तुम कैसे आधी आधी रात को उससे बातें करती थी, कैसे तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुम्हें वो इतना पसंद था तो अपने माँ बाप से कहती, वो तुम्हारी शादी उसी से कर देते। जिंदगी क्यों बर्बाद की मेरी? समरा का दिल जोरों से धड़क उठा। अब हद हो चुकी थी।
बस कर दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी आपकी ये बातें सुन सुनकर। पता नहीं आपने किसे देखा और किससे मुझे मिला रहे हैं, मगर ये सब गलतफहमी है। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उनकी तेज आवाज़ें कमरे से बाहर तक गूंजने लगीं। जमीला बेगम उनकी आवाज़ें सुनकर फौरन कमरे में आ गईं। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों आपस में लड़ रहे हो? जमीला बेगम चिंतित होकर बोली। वो बजदान की तरफ बढ़ी, लेकिन वो बिना कुछ कहे समरा को घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अपनी लाडली से पूछिए, उसने जाते जाते कड़वे स्वर में कहा। जमीला बेगम समरा को एक तरफ बैठाकर प्यार से समझाने लगी, लेकिन समरा तो बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कितनी ही देर तक वो रोती रही, लेकिन समरा का रोना नहीं थमा। आखिरकार जमीला बेगम झंझलाकर बोली, बताओ तो सही, हुआ क्या है? जब तक कुछ कहोगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है? अगर गलती मेरे बेटे की है तो मैं उसके कान खींचूंगी। समरा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, आप मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं कैसी हूँ। जमीला बेगम ने स्नेह से उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बचपन की सहेली है। बचपन का आना जाना है तुम्हारे घर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कितनी अच्छी परवरिश की है। समरा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। लेकिन आपके बेटे को लगता है कि मैं बदचलन हूँ। शादी के पहले दिन से ही उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, कि मेरी ज़िंदगी में उनसे पहले भी कोई और था। वो समझते हैं मैंने किसी और को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन शादी उनसे कर ली। जमीला बेगम अब इस बात से उसे देखती रह गई। मुझे अपने बेटे से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी पाक साफ बीवी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए। आने दो उसे, आज मैं उससे दो टूक बात करूंगी। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज वो बजदान से ज़रूर पूछेंगी कि वो आखिर समरा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। आधी रात तक वो उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर उसका फ़ोन आया कि आज मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक रहा हूँ, घर नहीं आऊँगा। जमीला बेगम ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि बजदान पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गया था। वो घर से दूर दूर रहने लगा था और जब भी आता देर रात तक ही आता। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये सब उनका भ्रम है, लेकिन अब ये सच्चाई थी, कड़वी और डरावनी। उन्होंने नोटिस किया था कि बजदान को समरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे पसंद नहीं करता था। उसके साथ समय बिताना तो दूर, उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन सवाल ये था, आखिर बजदान ये सब क्यों कर रहा था? बजदान ने फ़ोन काटकर साइड टेबल पर रख दिया। किसका फ़ोन था? सोनिया ने कोमल स्वर में पूछा। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। अम्मी का फ़ोन था, ये पूछने के लिए कि मैं कब घर आऊँगा। वो अपने बाजू फैलाकर सोनिया को पास आने का इशारा करने लगा। सोनिया उसकी क्लासमेट थी, बोल्ड और खुले विचारों वाली लड़की। उसकी बहुत से लड़कों से दोस्ती थी और वो हमेशा बजदान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन बजदान कभी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वो अपनी बीवी से नफरत करने लगा था तो सोनिया एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में आ गई। एक दोस्त की पार्टी में वो उससे टकरा गई। सोनिया अब भी कुंवारी थी और उतनी ही खूबसूरत जितनी पहले थी। जब उसने फिर से बजदान की तरफ कदम बढ़ाए तो इस बार बजदान खुद को रोक नहीं पाया। वो समरा का गुस्सा अब गलत राह पर पड़कर निकालने लगा था और इन गलत राहों पर चलकर उसे मज़ा आने लगा था। अब वो अक्सर सोनिया से मिलने लगा था, उसके साथ देर रात तक घूमता रहता, बातें करता, और जब घर जाता तो समरा का मासूम चेहरा देखकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता। यही चेहरा, यही खूबसूरती होगी जिसकी समीर तारीफ करता होगा, जिससे वो प्यार करता होगा। ये ख्याल उसके अंदर आग की तरह फैल जाता। उसकी मुट्ठियाँ कस जाती। न जाने उनके बीच कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। न जाने क्या क्या वादे किए होंगे, कितनी मोहब्बत भरी बातें की होंगी। शादी के बाद से बजदान ने कभी समीर से मुलाकात नहीं की थी और न कॉल उठाई थी, न मैसेज का जवाब दिया था। वो जितना हो सकता था उससे दूर रहने लगा था। समीर भी हैरान था कि आखिर बजदान को हुआ क्या है। जो दोस्त कभी उसका सबसे अच्छा साथी था, अब वो उससे इतना कटने लगा था। बजदान का अधिकतर समय अब सोनिया के साथ बीतने लगा, लेकिन अभी तक दोनों के बीच एक दूरी थी। बजदान लाख चाहने के बावजूद भी इस दूरी को ख़त्म नहीं कर पाया था। हालांकि सोनिया ने उसे कई बार खुद के करीब आने की दावत दी थी। उस समय भी वो सोनिया के फ्लैट पर था। बजदान ने जाने के लिए अनुमति मांगी। मुझे अब चलना चाहिए सोनिया। लेकिन आज सोनिया का मूड कुछ और ही था। वो बजदान की शर्ट पकड़कर उसकी तरफ झुकी और धीमे स्वर में बोली, हमेशा तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जाओगे। कहते कहते उसने बजदान की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और शर्ट खुलते ही
बज़दान का चौड़ा सीना सोनिया के सामने आया था। अपनी उंगलियां धीरे धीरे बज़दान के सीने पर फेरने लगी और अगले ही पल उसने अपने होठ बज़दान के सीने पर रख दिए। बज़दान, जो अब तक किसी औरत के करीब नहीं गया था, आज पहली बार जब सोनिया उसके इतना करीब आई तो वो खुद को कैसे संभाल सकता था। दोस्तों, कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।